सीट बंटवारे सहित कई सवालों के जवाब खोजे बगैर विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म हो गई। आगे जो होगा उसके लिए अगली तारीख और जगह तय कर दी गई। ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि जूनियर नेताओं वाली ये कमेटी कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती, और हुआ भी वही। सिर्फ भोपाल का नाम तय किया गया और कहा गया कि वहां गठबंधन की पहली जनसभा होगी। जाहिर है कि सभा में अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां वो कांग्रेस से आगे निकलना चाहती है। हालांकि बैठक गठबंधन की रणनीति रहेगी। सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन सीट बंटवारे के मुद्दे को मीटिंग में चर्चा के लिए नहीं लाया गया। इसको फिलहाल टाल दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि सीट शेयरिंग का पहला फोकस राज्यों के चुनाव होंगे। इस मसले पर अक्टूबर के अंत तक फार्मूला तय होने की खबरें आई हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने नई दिल्ली स्थित आवास पर 14 सदस्यीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की। सूत्रों ने कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा से सीधी लड़ाई के लिए गठबंधन सहयोगी आपस में बैठकर सीटों को बांटने का काम अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लेंगे। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन का कहना है कि सीट बंटवारे का फार्मूला राज्य स्तर पर तय किया जाएगा, लेकिन इस मसले पर उमर अब्दुल्ला की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके बाद सीट शेयरिंग का मामला और उलझ सकता है। 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक से बाहर निकलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी ओर से मीटिंग में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें उन सीटों को लेकर बात कही गई है जो कि पहले से ही विपक्षी दलों के पास है। उन्होंने कहा कि उन सीटों पर खुली चर्चा नहीं होनी चाहिए जो किसी की जीती हुई हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि गठबंधन को उन सीटों पर चर्चा करनी चाहिए जो या तो भाजपा के पास हैं या उन पार्टियों के पास हैं जो गठबंधन में नहीं हैं। मतलब ये कि इस हिसाब से पंजाब में कांग्रेस को छोड़ बीजेपी और अकाली दल की जीती हुई सीटों पर ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत हो सकती है। इस हिसाब से घाटा आम आदमी पार्टी का होगा। बिहार में नीतीश कुमार और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे फायदे में रहेंगे और जम्मू कश्मीर में घाटा महबूबा मुफ्ती को होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के फार्मूला से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वालों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसमें समूचे देश में संयुक्त सार्वजनिक रैलियां शुरू करने से लेकर जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने और खासकर उन मीडिया कार्यक्रमों और टीवी एंकर्स की एक सूची बनाने का अहम निर्णय लिया गया जिनका बहिष्कार किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मुंबई की पिछली मीटिंग में गठबंधन के एजेंडे में जाति जनगणना को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि कोऑर्डिनेशन मीटिंग में टीएमसी का प्रतिनिधित्व नहीं था। इस मामले को लेकर टीएमसी के रुख को स्पष्ट करने के मामले पर भी चर्चा हुई है। समिति के सदस्यों में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। हालांकि वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इस पूरे मामले को गठबंधन समिति ने भाजपा की कथित प्रतिशोध की राजनीति करार दिया और अभिषेक बनर्जी के नाम की एक कुर्सी को खाली भी रखा। बनर्जी ने बैठक में शामिल नहीं होने का कारण और उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में पवार, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समिति के अन्य सदस्यों से बात भी की थी। कांग्रेस दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने की जल्दी में है, इसलिए वह हर तरह के तौर तरीके अपना रही है। किसी दल से दिल मिले न मिले पर उसका समर्थन जरूर मिलना चाहिए। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के साथ तमाम विरोधों के बावजूद कांग्रेस उसे पंजाब तश्तरी में रखकर उपहार में देने को बेचैन है। लेकिन इतनी बेचैनी आम आदमी पार्टी ने अब तक दिखाई नहीं है। भगवंत मान अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं की राय भी यही है। लेकिन इन सब के बीच गांधी परिवार के करीबी सांसद रवनीत बिट्टू ने साफ साफ कर दिया कि कांग्रेस में जिसे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पसंद नहीं है वो पार्टी छोड़कर चला जाए, क्योंकि गठबंधन हो चुका है और अब इसे टाला नहीं जा सकता। रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान के बाद पंजाब कांग्रेस की दरार और बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में आने वाले दिनों में बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि हाल ही में पंजाब में सभी विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध किया गया था और कहा गया था कि अगर ऐसा हुआ तो सारे नेता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। पंजाब के कांग्रेसी नेता शुरुआत से ही गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ का विरोध कर रहे हैं। वहीं अब पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच उठापटक लगातार बढ़ती जा रही है। कई कांग्रेसी नेताओं को किसी भी सूरत में केजरीवाल के साथ गठजोड़ स्वीकार नहीं है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू और अब कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने केजरीवाल के साथ समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि जो नेता इस समझौते से सहमत नहीं हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के मुखिया अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के साथ समझौते से खुश नहीं हैं, जिसको लेकर उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ को लेकर कहा था कि सभी कांग्रेसी नेताओं को हाईकमान का फैसला मानना चाहिए। इसके साथ ही सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं को गठजोड़ के खिलाफ बयान देकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुमराह नहीं करना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा पहले से ही दावा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी से पंजाब में आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई गठजोड़ नहीं होगा, वो अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ तौर पर कहा कि जब गठबंधन में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो चुका है और दोनों पार्टियों ने कमेटियां बना दी हैं, तो अब विरोध किया जाना ठीक नहीं है। डीएमके के उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और पोनमुडी सनातन धर्म पर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। विपक्षी दल पहले तो बीजेपी के सवालों को टालते रहे, फिर कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जब बैठक हुई तो न तो गठबंधन के पीएम फेस पर बात हुई और न ही सीट शेयरिंग को लेकर और न ही सनातन धर्म के मुद्दे पर। सनातन धर्म के मुद्दे पर डीएमके पोनमुडी ने पहले ही कहा था कि विपक्षी गठबंधन में चाहे जितने मतभेद हों, पर सनातन धर्म के मुद्दे पर सब एक साथ हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस वजह से इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। मतलब कि विपक्षी गठबंधन ये मानता है कि उदयनिधि स्टालिन और ए राजा ने जो कहा सब सही है और विपक्षी गठबंधन उनके साथ हैं। यही वजह है कि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने दिल्ली में हुई गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की समन्वय समिति की पहली बैठक नेतृत्व, सीट साझेदारी और सनातन धर्म के मुद्दे पर कोई फैसला लेने या रुख तय करने में पूरी तरह से टाएं फेस हो गई। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस समिति से आशा थी कि वह गठबंधन के नेतृत्व के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाएगी, लेकिन बेंगलुरु, मुंबई की तरह दिल्ली से भी जेडीयू को निराशा ही मिली। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले जेडीयू अध्यक्ष और समिति के सदस्य ललन सिंह पीएम पद की दावेदारी करते हुए पटना में नीतीश कुमार का बायोडेटा जारी कर रहे थे और इस बैठक को लेकर बीजेपी नेता ने कहा था कि समन्वय समिति ने सनातन धर्म संबंधित द्रमुक के बयान की निंदा तक नहीं की, जिससे स्पष्ट है कि गठबंधन केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नहीं बल्कि सनातन धर्म विरोधी है। उन्होंने कहा कि जो लोग 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट साझेदारी पर फैसला नहीं ले पाए, वो लोकसभा चुनाव में साझा उम्मीदवार कैसे तय करेंगे। सुशील मोदी ने कहा कि आसन चुनाव वाले 2 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की पार्टी ने 10-10 सीटों पर अपने उम्मीदवार अकेले ही तय कर लिए। हाल के उपचुनाव में गठबंधन के दल पश्चिम बंगाल और केरल में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में थे। समन्वय समिति की बैठक में न ललन सिंह पहुंचे, न ममता बनर्जी के प्रतिनिधि। माकपा ने अब तक अपना प्रतिनिधि भी तय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे शीर्ष नेतृत्व की बैठक नहीं होगी, तब तक समन्वय समिति की बैठक एक चाय पार्टी से ज्यादा मायने नहीं रखती। मुकदमेबाजी में मास्टर अरविंद केजरीवाल को अहमदाबाद सेशन कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की दलीलों को नकारते हुए कोर्ट ने समन पर रोक लगाने की उनकी रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से जारी किए गए पेशी के समन को चुनौती दी थी। केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई थी कि गुजरात यूनिवर्सिटी स्टेट है और स्टेट की कोई मानहानि नहीं होती। अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की रिवीजन पिटीशन खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग को नकार दिया। ऐसे में केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों नेताओं पर अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का दबाव बढ़ गया है। अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज जेएम ब्रह्मभट्ट ने फैसला सुनाते हुए मानहानि के इस आपराधिक मामले में समन से राहत देने से इनकार कर रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा भेजे गए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई थी कि गुजरात यूनिवर्सिटी राज्य सरकार के अधीन है, ऐसे में स्टेट होने के कारण विमान हानि का केस नहीं कर सकती। केजरीवाल की इस दलील पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा कि उसके सारे फैसले सरकार नहीं करती है, ऐसे में उसे स्टेट में नहीं रखा जा सकता। पिछली सुनवाई पर सेशन कोर्ट में दलीलें पूरी हो गई थीं, ऐसे में समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की रिवीजन एप्लीकेशन को खारिज करते हुए सेशंस कोर्ट ने झटका दिया है। अहमदाबाद की जिस कोर्ट में मानहानि का केस चल रहा है, उसमें अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल के वकील ओम कोटवाल ने कहा कि वे ऑर्डर की कॉपी देखने के बाद आगे की कानूनी विकल्पों पर फैसला लेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें पीएम नहीं बनना है, लेकिन उनके चेले चपाटे उनका बायोडाटा हाथ में लेकर घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का करियर बेदाग और दूध से धुला है। वे पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं।
लेकिन इन सब के बीच ईडी ने नीतीश कुमार के भामाशाह माने जाने वाले जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह उर्फ सेठ जी को आरा से गिरफ्तार किया। राधा चरण साह के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी छापेमारी की और करोड़ों की दौलत बरामद की। इसके बाद जेडीयू में खलबली मच गई है और विपक्ष नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जानकारी के अनुसार राधा चरण सेठ बीती रात सो नहीं पाए। इससे पहले राधा चरण सेठ को गिरफ्तार कर ईडी की टीम पटना ले आई थी। जानकारी के अनुसार जेडीयू एमएलसी को पटना स्थित ईडी कार्यालय में रखा गया है। फिलहाल यहां ईडी के अधिकारी और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। सूत्रों का कहना है कि राधा चरण सेठ के फार्म हाउस से रुपयों से भरा बैग और कई कागजात मिले हैं। गिरफ्तारी के बाद जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ फूट फूट कर रोने लगे। राधा चरण साह की गिरफ्तारी के दौरान उनके फार्म हाउस के कार्यालय से एक डायरी बरामद की गई है। डायरी में शायरी के रूप में कोडवर्ड में पैसों के लेन देन का जिक्र है। राधा चरण सेठ के आरा स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद देर शाम ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि ईडी की टीम द्वारा गिरफ्तार किए जाते ही राधा चरण सेठ ने तबीयत खराब होने की बात कही। इसके बाद ईडी की टीम सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में राधा चरण सेठ को लेकर अपने साथ पटना ले आई। सेठ जी के नाम से मशहूर इस राजनेता की गिरफ्तारी बालू के अवैध कारोबार समेत अन्य वित्तीय गड़बड़ी को लेकर हुई है। ईडी के अधिकारी बैंक ट्रांजैक्शन और पेपर खंगाल रहे थे। कुछ दिन पहले ही सेठ जी और उनके बेटे को आरा से पटना पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। उनसे आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी के मामले में पूछताछ की गई थी। एक सप्ताह पहले ईडी ने एमएलसी और उनके बड़े बेटे कन्हैया प्रसाद को समन भेजा था, जिसके बाद दोनों पिता पुत्र पटना गए थे। राधा चरण सेठ राजनीति के साथ साथ बिजनेस से भी जुड़े हैं। उनके कई होटल, रिसोर्ट के अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इसके अलावा सेठ रियल एस्टेट और बालू के भी कारोबार में शामिल रहे हैं। सेठ जी पिछले कई दिनों से जांच एजेंसीज के रडार पर थे। जेडीयू में आने से पहले वो राजद में थे और लालू प्रसाद के खास माने जाते रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस अपनी गोटियां दूसरों को मोहरा बनाकर चल रही है। जब उसे जोड़ तोड़कर गठबंधन का निकनेम इंडिया करना था तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को पर्ची थमा दी और ममता बनर्जी ने गठबंधन के नए नाम का ऐलान किया और उछलने लगी। ठीक इसी तरह से कांग्रेस सीटों के बंटवारे के मामले को फिलहाल टालते रहना चाहती है। इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद उमर अब्दुल्ला को मोहरा बनाया और एक सीट बंटवारे का एक प्रस्ताव उनके द्वारा पेश करवा दिया। इससे कांग्रेस को भले ही कई जगहों पर नुकसान होगा, लेकिन पंजाब में उसे बड़ा फायदा होगा। उमर अब्दुल्ला ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जो प्रस्ताव सामने रखा, उसके बाद से ही सहयोगी दलों के बीच तलवारें खिंच गईं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर जो प्रस्ताव रखा, उससे बिहार में लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच विवाद गहरा सकता है। अगर अब्दुल्ला के प्रस्ताव के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा तो जेडीयू फायदे में रहेगी, जबकि आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने प्रस्ताव में कहा कि जो सीटें पहले से गठबंधन के दलों के पास हैं, उनको लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिन सीटों पर पिछले चुनाव में गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जीत दर्ज की थी, उन्हें छोड़कर जिन लोकसभाओं पर बीजेपी या गठबंधन से बाहर के किसी दल का कब्जा है, उन पर चर्चा की जाए। यानी कि पिछले चुनाव में गठबंधन में शामिल जो पार्टियां जिन सीटों पर चुनाव जीती थीं, आगामी इलेक्शन में उन सीटों पर उन्हीं पार्टियों को टिकट दिया जाए। बिहार की बात करें तो 2019 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। एनडीए में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी ने 17 तो लोजपा ने 6 सीटें जीती थीं। विपक्ष में रहते हुए महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ने 1 सीट किशनगंज पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत सकी। अगर उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव के आधार पर इंडिया गठबंधन में 2024 चुनाव को लेकर सीट बंटवारा होता है तो जेडीयू को पिछले इलेक्शन में जीती गई 16 सीटें आसानी से मिल जाएंगी। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में शामिल जेडीयू और आरजेडी के 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है, जबकि अन्य 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस और भाकपा माले समेत अन्य वाम दलों को एडजस्ट किया जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में एमवीए के दलों में फंस सकता है, क्योंकि 2019 में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 18 सीटें जीती थीं। इस लिहाज से वो 18 सीटें तो उसे मिल ही जाएंगी। इसके अलावा वो बीजेपी की जीती सीटों पर भी अपना दावा ठोक देंगे
माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के इस फॉर्मूले को कोई नहीं मानने वाला। लोग इसे महज कांग्रेस की तरफ से फेंका गया टाइम पास फॉर्मूला मानकर चल रहे हैं। अपनी रणनीतियों के सहारे अब तक सीएम की कुर्सी पर जमकर बैठे नीतीश कुमार के सारे दांव एक एक कर उल्टे पड़ते जा रहे हैं। गलत फैसला करके वे बीजेपी से अलग तो हो गए, लेकिन अब लालू यादव लेफ्ट और कांग्रेस के मकड़जाल में बुरी तरह से उलझ गए हैं। यही वजह है कि कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। भले ही ये बातें बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए कहीं, लेकिन आरजेडी भी इसे बीजेपी की जगह खुद को रखकर चल रही है। वजह नीतीश कुमार की बेवफाई का इतिहास है और उनकी तिरछी चाल, जो सत्ता के लिए किसी को किसी मकाम पर अकेला छोड़कर निकल सकते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार की कोई भी बात अब तक विपक्षी गठबंधन ने मानी नहीं। नीतीश कुमार देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे को इंडिया गठबंधन का मुख्य एजेंडा बनाना चाहते थे, लेकिन साथी दलों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वहीं नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे बड़े नेता हैं जो गठबंधन में इंडिया नाम से सहमत नहीं है, लेकिन दूसरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार ने जो नाम सजेस्ट किया था उस पर कोई सहमत नहीं था। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने खुलासा करते हुए बताया कि मुंबई में हुई तीसरी बैठक में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के मुद्दे को एजेंडा के तौर पर लेकर पहुंचे थे, लेकिन उसको भी गठबंधनों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर स्वीकार नहीं किया। तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी वैसा नहीं मिला। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्षी गठबंधन को लेकर मैं बताना चाहता हूं कि ये तो अभी शुरुआती दिन हैं। सभी नेताओं के साथ मिलकर बैठक करना सबसे आसान काम है, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात होगी, मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। जहां तक गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार के भागीदारी का सवाल है, तो इसको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए। जो 3 बैठकें हुई उसमें उन्हें कोई भाव नहीं मिला। पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के रूप में उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, जो हुआ नहीं। नीतीश कुमार की अपेक्षा थी कि बेंगलुरु में ये हो जाएगा, पर वहां भी संयोजक की कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस पर नीतीश कुमार थोड़ा भी भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। लालू प्रसाद कांग्रेस और लेफ्ट के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार को किनारा करने की जुगत में लग गए हैं। आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर अपना दांव खेलने में जुट गई है। अलायंस की मीटिंग दर मीटिंग के बाद नीतीश कुमार की महत्ता गठबंधन में कमतर होती दिख रही है। आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नीतीश कुमार पर थोड़ा भी भरोसा करने को तैयार नहीं है, इसलिए गठबंधन में कांग्रेस की पकड़ जैसे जैसे मजबूत हो रही है, नीतीश कुमार अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। दरअसल भरोसे की खाई उस दिन से और बढ़ने लगी है जब से नीतीश कुमार पीएम मोदी के न्योते के बाद G20 की मीटिंग में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद रातों रात पंचायती राज व्यवस्था के मद में केंद्र से 2000 करोड़ की राशि रिलीज होना आरजेडी समेत कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को भौचक्का कर गया। इसके बाद ही नीतीश कुमार द्वारा अचानक प्रखंड और जिला स्तर के नेताओं से मुलाकात करना भी गठबंधन के लोगों के गले नहीं उतर रहा है। जाहिर है कि पहले से ही कांग्रेस की नजरों में खटकने वाले नीतीश कुमार अब और भी ज्यादा गठबंधन घटक दलों के बीच भरोसे की कसौटी पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी से लेकर एमके स्टालिन तक, अरविंद केजरीवाल से लेकर अशोक गहलोत और भूपेश बघेल तक सबका यही आरोप रहा कि केंद्र की मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, विकास के कामों में बाधा डाल रही है। पिछले 9 सालों में इस तरह के आरोप कई बार लगाए गए, लेकिन इन आरोपों की पोल कांग्रेस के ही डिप्टी सीएम ने खोल दी, विपक्षी राज्य सरकारों की किरकिरी कर दी। असल में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के लिए कई सौगातें लेकर पहुंचे तो कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने मंच से कहा कि पीएम मोदी ने राज्य के साथ कभी भेदभाव नहीं किया और जब जिस बात की मांग की गई उसे केंद्र सरकार की ओर से पूरा किया गया। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में लगभग 6350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सिकल सेल रोग की जांच के लिए आबादी के बीच 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड्स का भी वितरण किया। इस दौरान मंच पर छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत करने के बाद उन्होंने खुलकर तारीफ भी की। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सिकल सेल रोगियों को लेकर हुए काम को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर 10 में से 1 व्यक्ति सिकल सेल से ग्रसित है। ये आदिवासी और पिछड़े वर्ग के भी हैं।
इनके लिए केंद्र सरकार की ओर से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान के संघीय ढांचे में केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करते रहा है। टीएस सिंहदेव ने मंच से खुलकर कहा कि पीएम मोदी ने कभी राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं किया और हर मांग पूरी की। उन्होंने कहा, मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से यदि हम लोगों ने काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर साथी केंद्र सरकार से कभी हाथ तंग नहीं रहे। मेरा विश्वास है कि इस देश को और प्रदेश को हम मिलकर आगे बढ़ाते रहेंगे। टीएस सिंहदेव की ओर से भेदभाव को नकारे जाने की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दल केंद्र सरकार पर भेदभाव और परेशान किए जाने का आरोप लगाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।